हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बीपीएससी 104 पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया इसके दिसंबर 24 के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया पे पार्टी सिस्टम कैसे चेंज हुआ था टाइम के टाइम। मतलब फर्स्ट वन पार्टी डोमिनेंस था जो था कि कांग्रेस, और कांग्रेस 1950 से लेके 1960 तक इंडियन पॉलिटिक्स पे रूल कर रही थी। जैसे कि ग्रेट कांग्रेस लीडर वगैरह हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी, फिर इंदिरा गांधी जी, इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाई थी। उसके बाद आया था बाइपोलर सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, जो कि 1970 और 1980s के बीच में हुआ था। मतलब इस टाइम ना अलायंस कॉम्पिटिंग वगैरह होना शुरू हो गया था, गठबंधन, कोalition गवर्नमेंट, ये वगैरह होना शुरू हो गया था। मतलब कांग्रेस का जब दबदबा कम हो गया तब दूसरे पार्टी उभरते गए और वो लोग एक साथ होके एक गठबंधन किए और गवर्नमेंट को चलाने लगे। जैसे जनता पार्टी मतलब बीजेपी आ गया 1977 के वक्त, और इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत शिफ्ट हुई कांग्रेस गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट पे। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम आए 1990 से लेके अब तक मल्टी पार्टी सिस्टम ही चल रही है। रीजनल पार्टी वगैरह हो गए या नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, बहुत सारा पार्टीज वगैरह अब चल रही है। जैसे एग्जाम्पल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी, ये वगैरह सब कुछ। खुद के स्टेट वगैरह पे भी दूसरा दूसरा पार्टी चल रही है और नेशनल वाइज भी दूसरा पार्टी चल रही है। फिर क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि नैरो और ब्रॉड फोकस, मतलब ग्रोथ सिर्फ फोकस करता है इकोनॉमिक एक्सपांसन कैसे हो, मतलब हमारे इंडिया को ही कंसिडर कर दो तो ग्रोथ देखेगा कि सिर्फ इकोनॉमिकली कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे इंडिया आगे जाएगा। बट ह्यूमन डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोचेस पे फोकस करता है। मतलब वो चाहता है कि सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली सारे डायमेंशन पे आगे जाए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आगे जाए। फिर है मेन वर्सेस एंड्स, मतलब ग्रोथ सिर्फ ये देखता है कि वो कैसे डेवलपमेंटल गोल को अचीव करे ब्रॉडर स्पेक्टर पे। बट ह्यूमन डेवलपमेंट का एंड गोल ये होता है कि वो प्रायोरिटाइज करता है इंडिविजुअल वेलबींग पे और कैपेबिलिटी पे। मतलब इंडिविजुअली कैसे अच्छे से रहें ये देखेगा और उनका कैपेबिलिटी क्या है, वो किस सेक्टर पे आगे जा सकते हैं, उनका क्या क्रिएटिवनेस है, उस पे वो फोकस करेगा और उनको इस सेक्शन पे आगे लेगा। फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, मतलब ग्रोथ सिर्फ जीडीपी, इनकम, ये वगैरह पे देखता है, मतलब क्वांटिटेटिव इंडिकेटर पे फोकस करता है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों पे फोकस करता है। क्वांटिटेटिव पे जैसे लिटरेसी रेट, मतलब उनको एजुकेशन प्रोवाइड करे, अवेयरनेस क्रिएट करे, वो अच्छे से पढ़ पाए, ये सब कुछ देखेगा। और क्वालिटेटिव अप्रोच पे वो कैसे एम्पावरमेंट हो, फ्रीडम पा सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये वगैरह। और जो मार्जिनल कम्युनिटी वगैरह है, डिसएडवांटेज ग्रुप वगैरह हो गए या वोमेन लोग हो गए, वो कैसे एम्पायर हो, वो कैसे आगे है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट देखता है। ग्रोथ सिर्फ फोकस करता है क्वांटिटेटिव, बट ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करता है। फिर है क्वेश्चन 3, व्हाट इज रिजर्वेशन, व्हाट आर द आर्गुमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फेवर एंड अगेंस्ट द रिजर्वेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन मतलब सम पोर्शन ऑफ पोजीशन जो कि फिक्स्ड करके रखा जाता है एम्प्लॉयमेंट पे या कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज पे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह पे, जो सीट रखा जाता है वीकर सेक्शन लोगों के लिए, वही होता है रिजर्वेशन। प्रोवाइड किया जाता है मार्जिनल कम्युनिटी वगैरह, डिसएडवांटेज ग्रुप वगैरह, वोमेन लोगों को, इन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि पहले टाइम पे उन लोगों के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, उनको एक्सप्लोटिव ऑपरेसिव किया गया है। इसीलिए गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है रिजर्वेशन ताकि वो उनका नीड्स को पूरा कर सके, उनको एक पोजीशन पे ला सके। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिजन, मतलब स्पेशल प्रोहिबिजन वगैरह दिया गया है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट वगैरह को रिजर्वेशन के लिए। वो है आर्टिकल 15(4) पे और आर्टिकल 16(4) पे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिजन पे स्पेशल प्रोहिबिजन वगैरह दिया गया तब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कुछ लोग इसको सपोर्ट किए और कुछ लोग इसको अपोज भी किए थे।
सपोर्ट वाले बोलेंगे कि नहीं, इनके साथ गलत हुआ है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस वगैरह हुआ है, इसीलिए उनको देना चाहिए रिजर्वेशन ताकि वो आगे आ सके, और प्रमोट करना चाहिए सोशल जस्टिस और इक्वालिटी। बट कुछ अपोज लोग थे जो कि बोल रहे थे कि नहीं, रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और रिजर्वेशन अगर दोगे भी तो मेरिट के हिसाब से दो, किसके पास कितना पोटेंशियल है ये देख के डिवीजन करो और दो, ना कि पास्ट में जो हुआ है उसको देखकर रिजर्वेशन दो। फिर SC ST लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया गया था 22.5%, मतलब SC लोगों को 15%, ST लोगों को 7.5% एजुकेशन पे दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह पे दिया गया था। OBC लोगों को भी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह होते हैं, उनको भी 27% रिजर्वेशन दिया गया था। वुमेन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया था 33% रिजर्वेशन, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे हो गया, या कोई पार्लियामेंट्री जो स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया, वहाँ पे भी सीट वगैरह वुमेन लोगों के लिए दिया गया था, उनको रिप्रेजेंट किया गया था। फिर 2019 पे भी रिजर्वेशन आया है EWS लोगों के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम होगा, वो इकोनॉमिकली अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं गवर्नमेंट से। 10% कोटा इनको भी दिया गया है। और अगर आपको ये सब कुछ पूरा डिटेल्सली देखना है तो वन शॉट वीडियो मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वो देख लेना। वो वन शॉट मतलब पूरा होल बुक एक ही वीडियो पे ही कंप्लीट किया है, तो आप वो देख लेना ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जा सके। फिर है क्वेश्चन 4, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसर्जेंसी क्या होता है? इंसर्जेंसी मतलब एक रिबेलियन, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म रेजिस्टेंस, जो कि अगेंस्ट होता है स्टेट के और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के। मतलब अगर उनको गवर्नमेंट पसंद नहीं आया, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी स्कीम वगैरह पसंद नहीं आया, तो वो उसमें वायलेंस करना शुरू कर देंगे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे, डिमांड वगैरह रखेंगे और बोलेंगे कि गवर्नमेंट को नहीं, तुम्हें इसे पूरा करना होगा। इसमें बहुत ज़्यादा नॉन स्टेट एक्टर वगैरह होते हैं जो कि फाइट करते हैं अथॉरिटी के साथ पॉलिटिकल चेंज करने के लिए। तो फिर देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पे क्या क्या इंसर्जेंसी हुआ था। मतलब नॉर्थ ईस्ट पीपुल लोगों ने फाइट किए थे इंडिपेंडेंस के लिए, ऑटोनॉमी के लिए। मतलब वो चाहते थे कि उनका एक सेपरेट स्टेट हो। वो लोग आसाम से डिवाइड होना चाहते थे, जो कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये वगैरह थे। तो इसीलिए उनके वहाँ पे इंसर्जेंसी वगैरह हुआ था। वो ये सब कुछ क्यों करना चाहते थे? वो बोल रहे थे कि नहीं, आसाम गवर्नमेंट हमें नेग्लेक्ट कर रही है, हमें डिस्क्रिमिनेट कर रही है, इसीलिए हम एक सेपरेट स्टेट होना चाहते हैं। तो फर्स्ट नागालैंड पे ये फाइट शुरू हो गया था इंडिपेंडेंस का 1940 से ही। वहाँ पे एक काउंसिल था, नागा नेशनल काउंसिलिंग, जो कि खुद में खुद ही बोल दिया कि 1947 पे हम इंडिपेंडेंट हो गए। बट ऐसा नहीं हुआ। 1947 पे वो लोग सेपरेट नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी वगैरह किया, मूवमेंट वगैरह किया। फिर एट लास्ट 1963 पे नागालैंड अलग हो गया था असम से। फिर और मणिपुर भी था। मणिपुर पे भी इंसर्जेंसी बिगिन हो गया था 1949 से ही। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मणिपुर लोग जो कि सोच रहे थे कि मणिपुरिस के लिए ये फोर्स्ड मर्जर है, मतलब इन्होंने बांध कर रखा है, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। और वहाँ पे भी इंसर्जेंसी ग्रुप वगैरह शुरू हो गया था, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF, जो कि फाइट कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए 1964 से ही। और ये लोग भी सेपरेट हो गए 1972 पे। और यहाँ पे भी ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमारा डिफरेंट कल्चर है, हमारा डिफरेंट आइडेंटिटी है, हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है, तो हमें दूसरा स्टेट चाहिए ताकि हम सब कुछ प्रिजर्व करके रख पाए। हमारे ट्रेडिशन हो गया, हमारे लैंग्वेज हो गया, मतलब एक ऑटोनॉमी स्टेट हो जहाँ पे कि हम हमारा खुद का काम खुद ही करें, खुद का गवर्नमेंट खुद ही चलाए। फिर आया मिजोरम। मिजोरम पे भी इंसर्जेंसी वगैरह हुआ था 1960 से ही शुरू हो गया था वहाँ पे इंसर्जेंसी। वो लोग सोच रहे थे कि हमें भी गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रही है, इसीलिए मिजो नेशनल फ्रंट MNF वो था एक इंसर्जेंसी ग्रुप जो कि इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा। और फिर एक पीस एग्रीमेंट भी साइन हुआ था मिजोरम लोगों के साथ 1986 पे। और फिर उसके बाद मिजोरम एक सेपरेट स्टेट हो गया। तब नॉर्थ ईस्ट स्टेट वगैरह डिवाइड हुए, इंसर्जेंसी ग्रुप वगैरह बहुत बढ़ते गए, तो
तब गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स किया था, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस शुरू कर दिया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन वगैरह किया था, मिलिट्री फोर्स को ज़्यादा पावर दिया था, मतलब उनको एक स्पेशल पावर दिया था जहाँ पे कि वो लोग कंट्रोल कर सके इंसर्जेंसी वगैरह को। बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक वगैरह भी हुआ था, तो ये सब कुछ वो लोग रोक सके। और जहाँ पे ज़रूरत था इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, मतलब सिविल पॉलिसी वगैरह लाए थे। सिग्नेट हो गया, खाना हो गया, मतलब फूड हो गया, वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये वगैरह जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत, रोड का ज़रूरत, वहाँ पे उन्होंने काम भी करवाया था, ताकि ये इंसर्जेंसी ग्रुप वगैरह एक पीस कायम हो सके। फिर है क्वेश्चन 4B, कास्ट बेस्ड मूवमेंट। जो कास्ट बेस्ड मूवमेंट वगैरह हुआ था, उसमें एक मूवमेंट था BSP, बहुजन समाज पार्टी मूवमेंट, जिसको कि लीड किया था मायावती जी ने और कांसीराम जी ने। उन्होंने फोकस किया था दलित और बहुजन समाज को कैसे एम्पायर कर सके, स्ट्रॉन्ग कर सके, और वो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते थे पॉलिसी वगैरह, जैसे कि सोशल जस्टिस पॉलिसी, वेलफेयर पॉलिसी वगैरह, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हो सके, या रिजर्वेशन को बैकवर्ड क्लासेस वगैरह को मिल सके, ये उनका एम था। वो एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये वगैरह लाना चाहते थे, प्रोवाइड करना चाहते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब मार्जिनलाइज्ड एरिया पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैसे दलित लोग एम्पायर हो, उनको उनका राइट मिल सके, पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे वो कैसे रिप्रेजेंट हो सके, ये सब कुछ वो चाहते थे। और इस मूवमेंट पे OBC और दलित लोगों और माइनॉरिटी कम्युनिटी वगैरह जो भी हैं, उनको एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिला था। मतलब उन लोगों को आगे लाना क्यों जरूरी था? मतलब हमारे इंडिया पे कास्ट सिस्टम चल रहा था, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके नीचे था अनटचेबल वगैरह लोग। मतलब जो अपर कास्ट के लोग थे वो अनटचेबल वगैरह को टच तक भी नहीं करते थे, और जो शूद्र वगैरह थे उनके पास कुछ काम करने के लिए भी नहीं होता था। वो सिर्फ अपर क्लास के लोगों को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनका ही काम करेंगे, उनको सर्व करेंगे, ऐसा था। और शूद्र और अनटचेबल लोगों के साथ बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। अच्छा फूड की, अच्छा क्लॉथ, या अच्छा एजुकेशन, या कुछ भी उनके पास ऐसा राइट्स नहीं था कि वो यूज कर सके। उनके साथ बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि वो लोग कैसे आगे आए। फिर दलित मूवमेंट भी हुआ था, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किए थे, और वो इसमें एडवोकेट कर रहे थे दलित राइट्स और सोशल इक्वालिटी को। और वो चाहते थे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल सके दलित लोगों को, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। और उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी जैसे किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा वगैरह, या शेड्यूल किया था कास्ट फेडरेशन वगैरह, जो कि कास्ट इशू को आगे लाता था और उसको सॉल्व करता था। फिर है क्वेश्चन 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग वोटिंग बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई इट्स मेजर डिटर्मिनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोटिंग बिहेवियर होता क्या है? वोटिंग बिहेवियर मतलब जो फैक्टर्स वगैरह होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पीपुल के वोटिंग डिसीजन पे, जैसे फैक्टर वगैरह हो गए कास्ट, क्लास, जेंडर, ट्राइब, और बहुत सारे एथेंटिसिटी, रिलीजन, ये सब कुछ। तो इसमें वोटिंग बिहेवियर का डिटरमाइंस पढ़ते हैं। पहला है कास्ट। कास्ट को लेके हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे बहुत कुछ पॉलिटिक्स हुआ है। तो एक पार्टी भी था BSP, बहुजन समाज पार्टी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था दलित, मार्जिनल कास्ट वगैरह का इंटरेस्ट को, वो कैसे आगे आए, ये सब कुछ वो देख रहा था। फिर क्लास पे भी ऐसे थे कि क्लास रिफ्लेक्ट कर रहा था इकोनॉमिक इश्यूज वगैरह, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, और लैंड रिफॉर्म्स। और इन सब में भी पार्टी ने फोकस किया था। जैसे कांग्रेस पार्टी ने एक स्लोगान रिलीज किया था, गरीबी हटाओ, मतलब रिमूव पॉवर्टी, 1970 पे, और उन्होंने उस कैंपेनिंग को शुरू किया था ताकि पुअर वोटर्स वगैरह जो हैं वो उनके तरफ अट्रैक्ट हो। फिर है जेंडर। जेंडर भी हमारे यहाँ पे वोटिंग बिहेवियर बहुत इन्फ्लुएंस करती है। जैसे BJP ने भी एक स्लोगान लिखा था, एक कैंपेनिंग निकाला था, जो था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, जो कि इन्फ्लुएंस किया था वुमेन वोटर्स को उसके तरफ। फिर ट्राइब। ट्राइब पे भी था, ट्राइबल इश्यूज वगैरह जो भी चल रहा था, ताकि प्रोटेक्शन कर सके उनका कल्चरल आइडेंटिटी, नेचुरल रिसोर्सेस, या उनको ऑटोनॉमी मिल सके।
इस पे भी वोटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। और इसका भी एक पार्टी था जो था झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। और ये अट्रैक्ट करता था ट्राइबल वोटर्स को, और उनका जो इश्यूज वगैरह था उसको सॉल्व करता था। ट्राइबल लोगों को कैसे उनका राइट्स मिले, उनका कैसे डेवलपमेंट हो, ये सब कुछ वो देख रहा था। फिर एथेंटिसिटी भी था। एथेंटिसिटी मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो गया जो शेयर करेंगे कॉमन कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री। जो BSP, बहुजन समाज पार्टी, वो एथनिक पार्टी भी था। फिर नॉर्थ ईस्ट वगैरह पे भी चल रहे थे एथनिक पार्टीज वगैरह, जैसे आसाम गण परिषद या बोडोलैंड पीपल फ्रंट वगैरह, जो कि मोबिलाइज कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे एथेंटिक आइडेंटिटी को और रिलीजन इशू वगैरह को सॉल्व कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट पीपल लोगों के। फिर रिलीजन भी वोटिंग बिहेवियर पे बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह, लीडर्स वगैरह रिलीजियस सिंबल वगैरह को, रिलीजियस इशू वगैरह को मोबिलाइज कर रहे थे ताकि उनके तरफ वोटर ज्यादा आए। जैसे कि BJP हो गया, भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, जो कि मोबिलाइज करती है हिंदू वोटर्स वगैरह को, उनके लिए कैंपेनिंग वगैरह करती है। उसका सिंबल भी हिंदू नेशनलिस्ट पे ही है। जैसे उनका सिंबल है लोटस। लोटस हिंदू गॉड का साइन होता है, जो होते हैं लक्ष्मी जी, विष्णु जी। तो राम मंदिर वाला कैंपेनिंग जो हुआ था अयोध्या, वो भी हिंदू वोटर को अट्रैक्ट किया था। फिर शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब पे है, वो भी एक रिलीजियस ग्रुप है जो कि पंजाबी लैंग्वेज, सिख पीपल जो होते हैं उनकी वोटिंग को इन्फ्लुएंस करता है। सिख लोगों की इंटरेस्ट, उनकी आइडेंटिटी को वो प्रमोट करता है। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स पे। मतलब लैंग्वेज पे ही वोटर लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसे पार्टीज वगैरह है DMK, जो कि तमिलनाडु का पार्टी है, जो कि तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करती है, तमिल कल्चर को प्रमोट करती है। फिर है क्वेश्चन 6, रिजर्वेशन हैज बीन एन इम्पोर्टेंट एजेंडा इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो अभी मैंने पहले वाला क्वेश्चन पे बताया कि रिजर्वेशन क्या था, रिजर्वेशन किसको कितना दिया गया था, SC ST लोगों को, OBC लोगों को, EWS वोमेन, तो वो तो आपने देख लिया। तो अब ये देखते हैं कि इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे रिजर्वेशन कैसे सिग्निफिकेंट इशू है। मतलब ये सोच लो कि ये पॉलिटिक्स तो चल रहा है रिजर्वेशन पे, सिर्फ 10 ईयर्स के लिए रिजर्वेशन था, अब तक रिजर्वेशन चल रही है। तो इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रही है और कुछ नहीं। मतलब वोट बैंक के लिए रिजर्वेशन को किया जा रहा है ताकि वो अट्रैक्ट कर सके मार्जिनल कम्युनिटी के लोग वगैरह को, जैसे SC ST हो गए, OBC हो गए। और ये भी हो सकता है कि सोशल जस्टिस, मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह एम करती है एड्रेस करने के लिए हिस्टोरिकल इनजस्टिस और प्रोमोट करती है सोशल इक्वालिटी। और ये एक क्रूशियल एक्सपेक्ट है इलेक्टोरल कैंपेनिंग वगैरह की, कि सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। ये डिमांड फॉर इंक्लूजन, मतलब कुछ ऐसे कम्युनिटी वगैरह हैं जो बोल रहे हैं कि उनको भी रिजर्वेशन चाहिए, उनको भी एजुकेशन, उनको भी जो बैकवर्ड क्लासेस को जो फैसिलिटी वगैरह मिल रही है उनको भी मिले। तो पॉलिटिक्स लोग, जो पॉलिटिकल लीडर वगैरह हैं, वो इसको क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं वोटर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि नहीं, हम आप लोगों को भी देंगे रिजर्वेशन, तो आप हमें वोट कीजिए। मतलब ये इनडायरेक्टली हो रहा है। फिर इलेक्टोरल प्रोमिसेस वगैरह, जिसमें कि एक्सपांड किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए रिजर्वेशन टू सपोर्ट फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटी, ये वगैरह कि इलेक्टोरल प्रोमिसेस हो रही है कि सब लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर इम्पैक्ट ऑन वोटिंग पैटर्न, ये होगा कि रिजर्वेशन इन्फ्लुएंस कर रही है वोटिंग बिहेवियर, कम्युनिटीज़ वगैरह की वोटिंग पार्टी को ये बेनिफिट दे रही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि कोई एक कम्युनिटी है, कोई एक एरिया है जहाँ पे कि एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो पॉलिटिकल लीडर लोग क्या करेंगे कि एक रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे खड़ा करेंगे जो कि उनके कम्युनिटी का होगा, ताकि वो लोग उनको वोट दे और उनका जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये सब कुछ ऐसे पॉलिटिक्स चल ही रही है, रिजर्वेशन को लेकर, कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर चल ही रही है। फिर है क्वेश्चन 7, डिफाइन इंसर्जेंसी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टेररिज्म। तो इंसर्जेंसी क्या है ये तो मैंने बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि फाइट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पावर पाने के लिए, एक पॉलिटिकल चेंजेस करने के लिए, क्या क्या डिमांड है उसको पूरा करने के लिए। तो ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इंसर्जेंट ग्रुप वगैरह होंगे, जो पीपल वगैरह होंगे, उनके पास गन बम ये वगैरह होगा और वो उसको दिखा के, डरा के, धमका के गवर्नमेंट के साथ
फाइट करेंगे। जैसे गवर्नमेंट का कोई पार्टीज का मीटिंग वगैरह चल रहा है या कुछ भी, उसमें सिर्फ वो लोग गवर्नमेंट के लोग को ही नुकसान पहुंचाएंगे। बट टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म पे जो सिविलियंस होते हैं, जो नॉर्मल पीपुल वगैरह भी होते हैं, कॉमन पीपुल, उनको भी डराया धमकाया जाता है, वायलेंस किया जाता है, थ्रेट किया जाता है और डरा के धमका के गोल को अचीव किया जाता है। उनका जो डिमांड होगा उसको पूरा किया जाता है। जो हमारे कश्मीर पे अभी अभी हुआ था इंसिडेंट, वो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे होता है कि ऐसे आके पीपुल लोगों को गोली मार देना या बॉम्ब लगा के उड़ा देना, ये सब कुछ टेररिज्म होता है। बट इंसर्जेंसी सिर्फ गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पसंद नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम वगैरह पसंद नहीं होता है। तो इसका की डिफरेंस जैसे हो गया कि इंसर्जेंसी सिर्फ गवर्नमेंट पे ओवरथ्रो करता है, टेररिज्म सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, डराता है, धमकाता है। टारगेट वगैरह इंसर्जेंसी सिर्फ मिलिट्री ग्रुप वगैरह मतलब आर्मी लोग और गवर्नमेंट लोगों को करती है, टेररिज्म नॉर्मल पीपुल, ऑर्डिनरी पीपुल को भी करती है। और मेथड वगैरह इंसर्जेंसी इन्वॉल्व करती है गुएरिला वॉरफेयर, मतलब जो गन बॉम्ब हो गया, और टेररिज्म हो गया, वो अटैक करती है सिविलियंस वगैरह सबको। फिर क्वेश्चन 8A है पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं जिनका सिमिलर आइडिया और गोल होता है और वो लोग उस पे वर्क करते हैं ताकि उनको पॉलिटिकल पावर मिल सके। और हमारे इंडिया पे जैसे पार्टीज वगैरह हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी, शिवसेना, बीजेडी, बहुत सारी रीजनल पार्टी वगैरह भी होती हैं और नेशनल पार्टी वगैरह भी होती हैं, मतलब स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी वगैरह। पार्टी सिस्टम वगैरह भी होती है, जैसे सिंगल पार्टी हो गया जो कि एक पार्टी से डोमिनेंट होगा गवर्नमेंट पे। फिर 2 पार्टी सिस्टम हो गया जिसमें 2 पार्टी कॉम्पीट करेंगे पावर के लिए। फिर मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया जहाँ पे कि बहुत सारे पार्टी एग्जिस्ट करेंगे और वो लोग कॉम्पीट करेंगे पावर के लिए। सिंगल पार्टी कहाँ पे है, चाइना पे है। 2 पार्टी कहाँ पे है, अमेरिका पे है, मतलब अमेरिका पे एक रिपब्लिक पार्टी होता है और एक डेमोक्रेसी पार्टी होता है। एक पार्टी रूल करेगा और एक पार्टी उसका ओपोजिशन होगा। और मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया पे ही है, वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज वगैरह है, बीजेपी, कांग्रेस, एससीपी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी। रिवोल्यूशन ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, मतलब ये तो क्वेश्चन ही था, पहला ही क्वेश्चन था और मैंने ये सब कुछ आपको बता दिया है। फिर उसके बाद रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, मतलब इसमें ये है कि 1 2 3 4 जो भी है कि आप ही रिप्रेजेंट करोगे उन लोगों को, आप ही वोट दोगे, तो आप के बिहाफ पे वो लोग आपके लिए ही काम करते हैं ताकि आपका क्या नीड है, आपका क्या प्रॉब्लम है, ये सब कुछ वो सॉल्व करेंगे। आपके पास ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे, आपके पास अकाउंटेबल रहेंगे। अकाउंटेबल मतलब अगर रोड बनाया या कोई ब्रिज बनाया तो वो अगर टूट गया, वहाँ पे नीचे कोई लोग दब गए, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट ही उसका जिम्मेदार होगा। फिर ट्रांसपेरेंसी पे क्या हो सकता है कि आप अगर स्कूल बन रहा है तो स्कूल के लिए कितना फंड आया, कितना फंड गया, कितने फंड पे मतलब पैसे पे स्कूल बना, ये सब कुछ वो आपको बताएगा क्योंकि आपने ही उसको वोट दिया है और उसको रिप्रेजेंट किया है ताकि आपके लिए वो काम कर सके। और ये सब कुछ नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी वगैरह है, ये मैंने सब कुछ 1 शॉट वीडियो पे करा रखा है, पूरे होल बुक को कंप्लीट किया है, इसको सब कुछ डिटेल्स पे बताया है, तो आप वो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। फिर है 8B एथेंटिसिटी, और मैंने अभी अभी एथेंटिसिटी के बारे में आपको बताया है। बीएसपी हो गया, आसामी जो ग्रुप वगैरह, पार्टीज वगैरह, तो ये सब कुछ एथेंटिसिटी पे जाएगा। तो हमारा दिसंबर 24 का जो क्वेश्चन पेपर है ये कंप्लीट हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और बेल आइकन भी ऑन कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा पाए। मैं इसके बाद जून 24, 23 ये वगैरह सब कुछ लाऊंगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जो 1 शॉट वाला वीडियो है वो भी देख लेना ताकि ये सब कुछ आपको इजी लगे। और वैसे भी वो एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है तो अगर जल्दी जल्दी भी ख़त्म हो जाएगा और टेंशन भी नहीं रहेगा कि नहीं मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो प्लीज़ वो भी देख लेना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।